हमारा इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लीड्स टू, यानी अगर प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप होता है, तो अगर हमारे प्रशुल्क लगा दिए जाए तो क्या आपके डिक्रीज़ कर जाएगा एक्सपोर्ट का प्राइस, या फिर डिक्रीज़ हो जाएगा प्राइस ऑफ इंपोर्ट, या फिर इंक्रीज़ कर जाएगा प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, या फिर इंक्रीज़ कर जाएगा आपका प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर टैरिफ लग जाता है तो याद रखिए टैरिफ एक तरीके का टैक्स है जो कि आपके इम्पोर्टेड गुड पे लगता है, यानी आयातों पे लगता है। तो इससे जो आपके इम्पोर्टेड गुड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, यानी आयात मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ इम्पोर्ट गुड। जैसे आप जानते हैं कि अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है तो उससे बचने के लिए सरकार क्या करती है, टैरिफ लगाती है। ठीक है, टैरिफ सेट करती है और कोटा सेट करती है। टैरिफ में क्या होता है, एक तरीके का टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, उस गुड पे हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, जिससे कि प्राइजेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। जब प्राइस बढ़ जाएगी उस कमोडिटी तो उसका डिमांड भी धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। अगर कोटा सेट कर दिया जाता है तो पर्टिकुलर वो जो देश है वो सिर्फ 25 से 30 जो है यूनिट की कमोडिटी दे सकती है। तो ये भी एक तरीके से आपके देश के लिए मतलब उसको सेफ रखने के लिए है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा रहेगा और इम्पोर्ट कम रहेगा तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या रहेगा, फेवरेबल रहेगा। आप सभी को पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कब फेवरेबल होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर इम्पोर्ट ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने जो है इम्पोर्ट को कम करना है। और इससे प्राइजेस जब इंक्रीज़ हो जाएंगी तो इससे जो है डिमांड आपकी क्या करने लगेगी, डिक्रीज़ करने लगेगी। ठीक है, तो ये इसका कॉज रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है पूछता है आपके पेपर में कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से काल क्रमबद्ध कीजिए। यानी यहाँ पर पुट द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर सबका ईयर पता होना चाहिए और किसने ये जो है थ्योरीज आपको दी, तो हम यहाँ पर सारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो आपके 1890 में, ठीक है, हाँ, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, किसने किया था, आपके अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है रिविल प्रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिविल प्रेफरेंस आप कहाँ पर पढ़ते हो, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। ठीक है, जहाँ पर आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हो। तो जो रिविल प्रेफरेंस था उसको दिया किसने था, पाउल ए सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1938 में दिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपकी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आप किस में पढ़ते हो, ये भी आप जो है पढ़ते हो आपके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। ठीक है, तो इसको कब दिया गया, आपका 1881 में दिया गया। ओके, इस ईयर को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपके किस ईयर में दिया गया, 1854 में दिया गया। तो सबसे पुराना थ्योरी यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, 1819 वाला। ठीक है, या फिर आपको जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सबसे पुरानी थ्योरी है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने तो बाद में डेवलप किया था, उसके पहले जो है एक किंग थे जिनके के द्वारा ये जो है आपका थ्योरी डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है पहले पे होगा आपका। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट पे होगा, फिर आपका रिविल प्रेफरेंस होगा, नॉट रिविल प्रेफरेंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी, फिर आपका जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होगा, फिर आपका रिविल प्रेफरेंस होगा। ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका एक क्रोनोलॉजी रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड को किस जो है किंग के द्वारा पहली बार दिया गया था, उन्होंने भले ही जो है पिक्चर नहीं ड्रॉ किया था, मतलब भाई यहाँ पर ग्राफिकल डिपिक्शन नहीं किया था, पर उसके अलावा उन्होंने जो है इस थ्योरी को फर्स्ट टाइम दिया था। बहुत पुराने समय की बात है, ये क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया है। तो जो भी वीडियो में देख रहे हैं अगर उनको पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू A L टू द पावर अल्फ़ा एंड B टू द K टू द पावर बीटा गिव्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कब हमें जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है आपके कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, अगर हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 हो। ठीक है, तब हमें जो है क्या मिलता है, आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो इस केस में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमें DRS मिलेगा, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब ये आपका अल्फ़ा क्या है,
तो ये क्या बता रहा है आपके कितने जो है लेबर के चेंज होने की वजह से हमारा आउटपुट में कितना चेंज आया है। ठीक है, ये आपके इलास्टिसिटी को बता रहा है कि कितना जो है लेबर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपका अल्फ़ा जो है हमारे इलास्टिसिटी किसका बता रहा है, लेबर की इलास्टिसिटी को बता रहा है कि लेबर के चेंज होने की वजह से हमारे जो है क्वांटिटी में कितना चेंज आया। और बीटा जो बताता है वो आपके बताता है कि लेबर के कैपिटल के चेंज होने की वजह से आपके जो है कैपिटल के चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपका डिपिक्ट करती है अल्फ़ा और बीटा इलास्टिसिटीज़ को। क्लियर। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये हमें इससे क्या पता चलता है, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, IRS, विच इज़ आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होती है तो ये आपका हो जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये हमारा हो जाता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू DRS हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पर जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हो वो किस नेचर का होता है, वो आपके याद रखिएगा कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है ये। ठीक है, आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस नेचर का होता है, आपके होमोजीनियस इन नेचर का, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एचओ थ्योरी जो है कॉज द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपके जो है एक्शर-होलिन के अनुसार जो है विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण क्या होता है, तो फैक्टर एंडाउमेंट, यानी अगर साधन जो संपन्नता है वही जो है आपके ट्रेड का कारण होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। कभी कभी इसका अजम्पशन जो है वो पेपर में देता है, जैसे अगर इसको देखें तो यहाँ पर 2x2x2 मॉडल पे ये आपका थ्योरी बेस्ड है। अब 2x2 मॉडल क्या है आपका, तो यहाँ पर 2 नेशन, 2 कमोडिटी एंड 2 फैक्टर्स को लेके हम चलते हैं। सपोज़ कि एक्स कंट्री जो है वो आपका लेबर इंटेंसिव है, तो वो लेबर इंटेंसिव जो है प्रोडक्ट को क्या करेगी, आपके जो है यहाँ पर ट्रेड करेगी। ठीक है, अगर वाई जो कंट्री है अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है और ये लेबर इंटेंसिव है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव को जो है आपके देगी कौन, वाई कंट्री। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, आपका फैक्टर एंडाउमेंट पे। क्लियर, और ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है। ठीक, और याद रखिएगा कि जो कमोडिटी प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, अंडर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है यहाँ पर हमें कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्फ्लेशन प्रॉफिटेबल फॉर, इन्फ्लेशन किसके लिए प्रॉफिटेबल होता है, तो पहली चीज़ आप इन्फ्लेशन को समझिए। यानी मुद्रास्फीति किसके लिए लाभदायक है, तो मुद्रास्फीति क्या है, जो आपका जर्नल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होता है। जो जर्नल प्राइस होती है वो क्या होने लगती है, राइज करने लगती है, तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं इन्फ्लेशन। और जो इन्फ्लेशन होता है, अगर हम बात करें इसमें 2 और पॉइंट्स रहेंगे, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, एक डिफ्लेशन होता है, तो जो जर्नल प्राइस लेवल में हमारा क्या हो, डिक्रीमेंट देखने के लिए मिले, जर्नल प्राइस लेवल गिरने लगे, तो वो हमारा क्या होता है, डिफ्लेशन। ठीक है, जर्नल प्राइस लेवल। पर अगर हम बात करें डिसइन्फ्लेशन की, तो डिसइन्फ्लेशन क्या बताता है आपके, डिसइन्फ्लेशन बताता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो, गिरने लगे, तो दैट इज़ व्हाट योर डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है आपका गिरने लगे, ठीक है, कम होने लगे, तो उसको हम लोग डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन क्यों होता है इकोनॉमी में, क्योंकि जो मनी सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है डिमांड बढ़ने लगती है, और डिमांड से क्या होता है आपकी धीरे धीरे जो है प्राइजेस भी राइज़ करने लगती है, जनरल प्राइस लेवल। तो ये जो है इन्फ्लेशन को भी जो है क्रिएट करता है। कभी कभी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है महंगा पड़ने लगता है, उसकी वजह से जो प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी महंगा हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो महंगा होता है, इसीलिए प्राइजेस भी आपकी राइज़ करने लगती हैं। वो भी आपके इन्फ्लेशन को जो है क्रिएट करता है, जिसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जो डिमांड के इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो प्रॉफिटेबल किसके लिए है, क्या ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल है, क्या कंज्यूमर के लिए प्रॉफिटेबल है, प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल है, और इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो प्राइजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, महंगे होने लगते हैं। क्योंकि उसको अगर मान लो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ, तो
प्रोड्यूसर हमेशा फ़ायदे में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट जिस प्राइस पे बिकना चाहिए था उससे ज़्यादा प्राइस पे बिक रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जानते हो कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर जो किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर के लिए, यानी किसके लिए? उत्पादक के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेसल नॉर्म से रिलेटेड है। बेसल जो एकॉर्ड था वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो बेसल जो एकॉर्ड था बेसिकली यहाँ पर याद रखिएगा कि बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। 3 बेसल हो चुके हैं और आपके बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें बेसल की, तो बेसल कहाँ पर था? आपके सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इसको एक मतलब एक सिटी है आपकी स्विट्ज़रलैंड की, इसको बेसिकली जानते हैं हम लोग। और ये हेडक्वार्टर है आपके ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का। क्लियर? और आपका फाउंडेड कब हुआ था ये चीज़? ये आपका फाउंडेड हुआ बेसल जो है वो 1930 के आसपास। ठीक है? और क्योंकि उस समय क्या बनी कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज़ हाउस्ड इन BSI ऑफिस इन बेसल स्विट्ज़रलैंड। तो आपका बेसल बना। पर जो इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे बेसल 1 का इंट्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो बेसल 1 जो आपका इंट्रोड्यूस होता है वो आपका 1988 के आसपास होता है। किस पे फोकस करता है ये? ज़्यादातर क्रेडिट रिस्क पे। ठीक है? क्रेडिट रिस्क पे जो है ये फोकस करता है, यानी क्रेडिट रिस्क जो होती है वो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होता है। ठीक है? रिजल्टिंग फ्रॉम द बोरोइंग फेलियर। मान लो किसी ने उधार लिया और वापस नहीं कर रहा है बैंकिंग सिस्टम में, तो एक तरीके का लॉस हो जाता था, तो उसके पे ज़्यादा फोकस किया गया बेसल 1 में। और इंडिया ने फर्स्ट टाइम बेसल 1 को अडॉप्ट किया था आपके 1999 में अडॉप्ट किया था बेसल 1 को। ठीक है? और बेसल 2 कब आया आपका? तो 2004 में आया था। ठीक है? बेसल 2 की गाइडलाइन बेसिकली। तो बेसल 2 याद रखिएगा ये कब आया था? बेसल 2 ये आपका 2004 में आया था। ठीक है? और ये ज़्यादातर आपकी किस पे फोकस करता है? जो है कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट पे फोकस करता है। ओके? मार्केट डिसिप्लिन पे फोकस करता है और सुपरवाइजरी रिव्यू पे फोकस करता है। पर इंडिया अभी तक जो है अभी बेसल 2 को ही मतलब पूरी तरीके से अपना नहीं पाई है। और बेसल 3 कब आया? तो बेसल 3 यहाँ पर आपका आता है 2010 में। ठीक है? फिर इसकी गाइडलाइन रिलीज़ की गई है। ठीक है? तो ये सब है। बेसल बेसिकली किससे रिलेटेड है? आपका बैंक से रिलेटेड है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ईच सेलर अज्यूम हिज राइवल आउटपुट कांस्टेंट इन विच मार्केट। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जो है सेलर मतलब ऐसा मार्केट टाइप है जिसमें मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कि सारे विक्रेताओं को यानी सारे प्रतिद्वंदी जो विक्रेता है उसके उत्पादन को स्थिर मान लिया जाता था। तो कौन सा मॉडल था? यानी याद रखिएगा, जब हम इंटरडिपेंडेंस को नहीं जान पाते थे। अगर आपने ओलिगोपोली मॉडल्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, एक बार हम अपने राइवल्स के मूव को जान पाते थे तो उसमें हमने डिफरेंट मॉडल देखे थे। और जब हम राइवल के मूव को नहीं जान पाते थे तो हमने उसमें कौन कौन सा मॉडल देखा? कुर्नोट का, एजवर्थ का और बर्ट्रेंड का मॉडल देखा था। ठीक है? कुर्नोट किसको मानता था कांस्टेंट? वो अपने राइवल के मूव को क्या मानता था कि कांस्टेंट रहेगा, उसका क्या रहेगा? क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लेता था। मान लेता था कि ये 20 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? अब ऐसे ही आपके जो एजवर्थ और बर्ट्रेंड थे वो क्या मानते थे? बर्ट्रेंड पहले आए थे तो इन्होंने जो है प्राइस को कांस्टेंट माना था कि जो फर्म बी है वो क्या रखेगा? प्राइस को कांस्टेंट रखेगा। ऐसे ही एजवर्थ ने जो है वो भी प्राइस को कांस्टेंट मानता था। पर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो बर्ट्रेंड था वो अनलिमिटेड कैपेसिटी की बात करता था। ठीक है? अनलिमिटेड कैपेसिटी की बात करता था। और जबकि एजवर्थ जो है आपके लिमिटेड कैपेसिटी की बात करता था। ठीक है? लिमिटेड कैपेसिटी की बात करता था। ठीक है? तो ये जो है दोनों डिफरेंस था। और काफ़ी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये तीनों मॉडल आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। हम आगे के लेक्चर्स में इसको ज़रूर कवर करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारा कुल आभास लगान बराबर होता है किसके बराबर? तो याद रखिएगा, जो आपका जो है टोटल क्वाज़ाई रेंट होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा कि क्वासी रेंट जो होता है ये शॉर्ट रन में आपका प्रिवेल करता है, शॉर्ट रन में। ठीक है? और ये जो है इसका मतलब होता है टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट योर टोटल क्वासाई रेंट। तो जो टोटल क्वासाई रेंट का कंसेप्ट देने वाले थे वो कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है? आपके अल्फ्रेड मार्शल थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि
टेम्परेरी जो इकोनॉमिक रेंट है वो मिल रहा है, ठीक है। उसी को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम किसने, आपके अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। तो क्वासी रेंट क्या होता है, एडिशनल इनकम विच इज़ जस्ट सिमिलर टू रेंट, ठीक है, एक सिमिलर है रेंट के, पर ये किस पे होगा, आपके शॉर्ट रन में होगा, नॉट लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ये हमें रेंट नहीं मिलता है, क्वासी रेंट हमें लॉन्ग रन में रेंट मिलने लगता है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, आपके अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप शोज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो किन्स की है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखते हैं डिमांड फॉर मनी। हमने 3 पर्सपेक्टिव के लिए देखा था, एक ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हम डिमांड फॉर मनी करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन। एक आपका जो है प्रिकॉशनरी, ठीक है, प्रिकॉशनरी, और एक आपका स्पेकुलेटिव, ठीक है। ये 3 मोटिव्स के लिए हम जो है डिमांड फॉर मनी करते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, जैसे ये हमारे डिमांड जो होती है हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, आपके इनकम का फंक्शन होती है। यानी हमारी इनकम इंक्रीज़ करती है तो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव भी बढ़ता है। पर ये जो है किस पे नहीं डिपेंड करती है, तो इंटरेस्ट रेट पे। इसका कोई भी आपका इंटरेस्ट रेट से लेना देना नहीं है। पर प्रिकॉशनरी मोटिव भी आपके इनकम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप प्रिकॉशंस के लिए, जैसे थेफ्ट, फायर हो गया, अपने ऊपर जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए पैसे खर्च करते हो, तो वो भी आपकी इनकम पे डिपेंड करती थी। पर जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो डिमांड फॉर मनी करते हो तुम, वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर मार्केट में तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है पैसा लगाने पे, तो तुम जो है सारा पैसा क्या करोगे, मार्केट में लगाओगे, डिमांड फॉर मनी क्या करोगे, ठीक है, डिमांड फॉर मनी कम करोगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें कम मिल रहा है, ठीक है, पैसा लगाने पे, तो तुम जो है डिमांड फॉर मनी जो है ज़्यादा करोगे। अब यहाँ पर ट्रैप की स्थिति की बात किया है, तो ट्रैप की स्थिति कौन सी होती है, जब, ठीक है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डिमांड फॉर मनी कम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी जो है कम कर रहे हैं। एक इस ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि 1% हो गया, तो आप सारा पैसा निकाल लेते हो मार्केट से। तो यहाँ पर देखो कर्व कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है आपका, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या, कि आपके जो डिमांड फॉर मनी में चेंज आ रहा है। इलास्टिक का मतलब चेंज किस में, आपके यहाँ पर किस में चेंज आएगा, आपके डिमांड फॉर मनी में इनफाइनाइटली चेंज आ सकता है, पर स्टिल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर जो कर्व होगा डिमांड फॉर मनी वाला, वो कैसा बन जाएगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक वो होता है जिसपे कि जैसे आप प्राइस देखते थे और क्वांटिटी डिमांड देखते थे, तो प्राइस स्टिल वही रहता था और क्वांटिटी डिमांड में आप इनफाइनाइट चेंज कर सकते थे। इसकी वैल्यू क्या होती थी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ होता था, ठीक। याद रखिएगा कि कैसा होगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक नहीं होगा, इलास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस में यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, क्या आपका एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है, क्या सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो याद रखिएगा कि जो सर्विस टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, दीज आर कम्स अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बट वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, और ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अब डिफरेंस अगर हम समझे, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आपके इनकम के बढ़ने से इनकम पे लगती है, और जिस पे ये जो है आपका टैक्स जो लगेगा वही उसी को देना पड़ेगा, यानी इंसिडेंट और इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन होगा डायरेक्ट टैक्स में। पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंट और इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट पर्सन पे होता है, ठीक है। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो होगा आपके डिफरेंट पर्सन पे होगा, किसमें, इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो बेसिकली जैसे आप जीएसटी के फॉर्म में अभी देख रहे हो, ठीक है, इसमें सारे जो टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, जैसे एड वैलोरम हो गया, वैल्यू एडेड, है ना, ये सारी चीज़ें सब कुछ आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती थी। पर अब जो है याद रखिएगा कि अब जीएसटी के फॉर्म में आप पे करते हो, ठीक है। जीएसटी में भी आप जानते हो कि 3-4 होता है आपका, एक CGST होता है, और एक आपका SGST होता है, और एक आपका UTGST होता है, और आपका एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, IGST, ठीक है। तो ये 4 तरीके के होते हैं। ये सब क्या है, आपका जीएसटी जो है वो क्या है, ये भी एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उस पर जो इम्पैक्ट और इंसिडेंट होता है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट और इंसिडेंट
दूसरे पर्सन पे हम जो है शिफ्ट कर सकते हैं। पर डायरेक्ट टैक्सेस में ये नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्सेस में मान लीजिए आपकी इनकम पे टैक्स लगा, ठीक है, तो आपके इनकम पे जब टैक्स लगता है तो आप क्या करते हो, क्या दूसरे पे शिफ्ट कर देते हो? तो इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पर्सन पे होगा जिसका इनकम होगा। अगर बात करें तो कौन सा प्रोग्रेसिव इन नेचर है और कौन सा जो है रिग्रेसिव इन नेचर है, तो जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप देखोगे कि कम प्रपोर्शन आपको इनकम देना पड़ता है। तो ये इस तरीके से होगा ग्राफ रिग्रेसिव का और प्रोग्रेसिव का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स आ जाएगा। ऐसे ही हम लॉट्स ऑफ डिस्कशन आगे बहुत सारे क्वेश्चन का करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल पे, जल्द से जल्द हमारा बैच एंड कोर्स ज्वाइन करिए, जिससे हम आपको वहाँ पर लगातार क्वेश्चन की सीरीज़ और टॉपिक वाइज क्वेश्चन और लेक्चर्स जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो सभी देते रहे, विद नोट्स के साथ। प्रॉपर आपको नोट्स दिया जाता है, सब कुछ मिलेगा। बस जल्द से जल्द हमारे बैच में आइए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।